आज की इस क्लास में हम जो सबसे पहले कवर करेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की समरी है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट डन कर दिए थे। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम प्रॉपर नोट्स में नहीं लिख पाए हैं कॉन्सेप्ट्स में, वो यहां पर कवर करूंगा मैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में समरी। ठीक है, चलिए, यह हाउस प्रॉपर्टी हेड की समरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट 1 बताया वो इसका इंट्रोडक्शन था, याद है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इस हेड में रेंटल इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी से, और जो लैंड अपर्टीनेंट है, फॉर एग्जांपल पार्किंग। इंट्रोडक्शन कहता है कि रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड अपर्टीनेंट देयर टू एग्जाम्पल पार्किंग, ये काउंट की जाएगी। बस कॉन्सेप्ट 1 में यही बताया था। उसके बाद कंप्यूटेशन करने का तरीका, जो मुझे नहीं लगता कि समरी में किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर से पढ़ा हो। सब लोगों को मालूम है, सबसे पहले एनुअल वैल्यू आता है जिसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने होता है। तो हम कॉन्सेप्ट 2 में हमने जो बेसिकली स्टडी किया वो मैं ये ले रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक बार क्वेश्चन में आ गया एमसीक्यू में कि इंटरेस्ट लोन हैज बीन टेकन टू पे म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ₹10,000। बताओ डिरेक्शन मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं लिया गया है, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लिया गया है। यानी कि प्रॉपर्टी को अगर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लोन, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको डिडक्शन मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है प्री पीरियड इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस दिन से की जाती है जब से आपने लोन लिया है, फ्रॉम डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन से ये पीरियड स्टार्ट होता है और टिल चलता है 31 मार्च। ये वो 31 मार्च होता है जो जस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है। वहां तक आपका प्री एक्विजिशन पीरियड होता है। इसमें जो पोस्ट पीरियड है, अगर कोई दिसंबर में एग्जाम दे रहा है, दिसंबर 2021 में, तो उसका जो पोस्ट पीरियड होगा प्रीवियस ईयर, वो 2021 होगा। और अगर कोई 2022 में आइदर मई में एग्जाम दे, जून में एग्जाम दे, नवंबर में एग्जाम दे, दिसंबर में हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, उन सब के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। तो अभी हम यहां पर पोस्ट पीरियड 2022 के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अगर कोई दिसंबर में एग्जाम देगा तो उसके लिए यहां पर 21-22 नहीं आएगा, 2021 आएगा। पोस्ट पीरियड हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा हो, बट आपको जो टारगेट करना है
वो प्रीवियस ईयर 21-22 करना है, वो भी तब जब उसमें लोन आउटस्टैंडिंग हो, अदरवाइज पोस्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 24B कंप्यूट की जाती है, जितना भी आपका प्री पीरियड इंटरेस्ट है वो लिया जाता है। प्री पीरियड इंटरेस्ट तभी लिया जाता है प्रीवियस ईयर में अगर जहां पर प्री पीरियड एंड हुआ है वहां से लेकर आपका जो पोस्ट वाला ईयर है वो फर्स्ट 5 ईयर में कवर होता हो। फॉर एग्जाम्पल ये 21-22 जो है 21-22, और जहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका ओवर हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वहां से और 21-22 के जो बीच में टाइम गैप है वो 5 साल से अधिक का है, तो आप याद रखिएगा फिर आपको प्रीवियस ईयर में प्री वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉपर्टी बेसिकली 3 तरह की प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में होती है, ठीक है। उसमें से 2 हाउस प्रॉपर्टी में कवर की जाती है हेड में, और 1 हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं की जाती। प्रॉपर्टीज 3 तरह की हैं। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक है दोस्तों लेट आउट। लेट आउट की कैटेगरी में ही डीम टू बी लेट आउट का भी पोर्शन आएगा। जब किसी असेसी के पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो कोई सी भी 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाइड एज्यूम कर ले, और बाकी की जो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज होंगी उनको डीम टू बी लेट आउट कंसीडर किया जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस ऑक्यूपाइड, जिसमें असेसी अपना बिजनेस या प्रोफेशन रन करता हो, यानी कि ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो ना वो लेट आउट हो। ऐसी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं होती। ये आउट ऑफ एम्बिट कहते हैं दायरे को, सेक्शन 22 से बाहर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज पर है। इसमें क्या होता है, जो प्री पीरियड होता है उसका इंटरेस्ट तो देखो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है जैसे हमने पहले बताया है, और पोस्ट वाले का फुल मिलता है एक ही बार में डिडक्शन। मगर इसमें एक लिमिट भी रखी गई है, और वो लिमिट है 2 लाख रुपए, और वो भी तब जब 3 कंडीशन आप पूरी करें, अन्यथा ये लिमिट 30,000 रह जाएगी। इन दोनों में जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, और ये 2 लाख भी तब मिलेगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। इफ 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, 3 कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ऐसी होगी जो फुलफिल नहीं है तो ये डिडक्शन मात्र 30,000 रुपए की रह जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट के केस में जितना भी इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। हियर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी इज इक्वल टू प्री पीरियड इंटरेस्ट डिवाइड बाई 5 प्लस पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, and there is no limit, यहां पे कोई लिमिट नहीं होगी। और ये प्रॉपर्टी तो आती है बाहर। यहां वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी मैं बात कर देता हूं। नंबर ए तो है कि आप लोन जो लें वो 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लें। लोन टेकन on or after
1 अप्रैल 99 लोन लें, ठीक है। उससे पहले लोन ना लें। नंबर बी, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लें। और तीसरा, एक्विजिशन हो जाना चाहिए, शुड बी डन। याद होगा आपको 5 साल में एक्विजिशन हो जाना चाहिए। 5 साल कहां से? फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल में कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं बात समझा पाया हूं, ठीक है। प्लीज क्लास पे ध्यान दें, इधर उधर बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अलाउड डिडक्शन है। अलाउड कब है? इफ पेड हो, और पेड भी कौन करे? ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ऐसा हो किराएदार पेमेंट कर दे, बाद में मकान मालिक रिइंबर्समेंट कर दे, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ड लिखा है पेड और रिइंबर्स नहीं लिखा हुआ है। तो हम अपनी तरफ से लॉ में कोई एडिशन नहीं कर सकते। ऑल्दो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट हमारे फर्क पड़ने से कुछ होता नहीं है। पेड वर्ड लिखा है तो पेड का मतलब हम पेड ही निकालेंगे, रिइंबर्स नहीं निकालेंगे। अगर ड्यू होगा तो बेटा कोई डिडक्शन नहीं, बोलो हाँ। और पेड बाय टेनेंट हो तो? अच्छा, टेनेंट नहीं है, घर के किसी और सदस्य ने पेमेंट कर दी है, मिल जाएगी, वो ऑनर में ही काउंट होगा। फैमिली मेंबर में से किसी ने कर दी तो ऑनर में ही काउंट होगा। ऑनर ने पैसे दे दिए, नहीं जानता वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बेटे ने जाके पेमेंट कर दी तो वो मानी जाएगी, फादर नहीं। ये थोड़ा सा हमें विजडम का यूज करना है यहाँ पे। क्या घर का बेटा वो घर का मालिक नहीं कहलाएगा? आप बताइए। कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, मगर यहां पर्टिकुलरली ऑनर का मतलब है, यहां पर्टिकुलरली ऑनर का मतलब है जो मतलब प्रॉपर्टी के जिसके पास टाइटल पेपर है। तो अगर इस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो उसके घर के सदस्य हैं वो भी ऑनर नहीं कहलाएंगे। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि बेटे से कह दिया फादर ने, भाई आप म्युनिसिपल टैक्स पैसे जमा कर देना, मुझसे पैसे ले लेना, तो वो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन। आपने सुना होगा डेप्रिसिएशन वगैरह, सुना है? जी, मैंने पॉइंट नंबर 4 डाल दिया। डेप्रिसिएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, of house property, whitewash of house property, लैंड रेवेन्यू, या बेटा हम इसको ग्राउंड रेंट भी कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक की
किसी चीज की भी बेटे क्या नहीं मिलेगी। अच्छा, लैंड रिवेन्यू होता क्या है या ग्राउंड रेंट? आपने देखा होगा, ये जो लक्ष्मी नगर का खास तौर पर एरिया है दिल्ली में, ये जो रोड है यमुना के बराबर में, इसको हम पुश्ता रोड कहते हैं। 1977 में दिल्ली के अंदर फ्लड आ गया था और बाढ़ आने के कारण जब फ्लड आया तो फ्लड आने के कारण ये जो पानी था ये हमारे जो एयरफोर्स का बेस है वहां तक पहुंच गया था, हिंडन एयरबेस तक, और गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान हो गया था उसमें पानी से। तो उस समय फिर ये पुश्ता रोड बनाया गया ताकि इधर की तरफ पानी ना आ पाए। तो उसमें जो यमुना रिवर बेड थी, जैसे ये लक्ष्मी नगर का एरिया है, ये यमुना रिवर बेड है, वो भी उसके अंदर चला गया। लोगों ने इधर कॉलोनी बसा ली, तो गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ हर्ज आना चाहिए, उसको हम ग्राउंड रेंट, लैंड रिवेन्यू इस तरह की बातें बोलते हैं। तो उसकी आप पेमेंट करेंगे, टैक्स नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। देखिएगा बेटे, इन प्लेस ऑफ अबव expenses, only standard deduction is allowed। सिर्फ क्या मिलेगी बेटे? और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए नेट एनुअल वैल्यू का, और नेट एनुअल वैल्यू क्या चीज होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, इसको बोलते हैं। नंबर 5 पे हमने सीखा बेटे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में, जिसको हम एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। और इसके लिए जो हमने सेक्शन स्टडी किया वो सेक्शन नंबर 23 है, सेक्शन नंबर 23। इसको फिलहाल मैं 3 पार्ट्स में बांट रहा हूं आपके सामने। पार्ट नंबर 1, अगर प्रॉपर्टी क्या हो थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट। पार्ट नंबर 2, प्रॉपर्टी क्या हो बेटे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देख लेना बेटे कभी नोटिंग में गलती हो जाए आपसे। और पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट ऑफ ईयर, लेट आउट, एंड पार्ट ऑफ ईयर वेकेंट। लेट आउट के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मात्र एक, तो दोस्तों जीएवी नील होगी। एक और हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी भी आ गई, तो जीएवी नील होगी। बट अगर प्रॉपर्टी है मोर देन 2, तो बेटे कोई सी 2 प्रॉपर्टी की तो जीएवी नील, जीएवी नील होगी ऑफ एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी आपकी मर्जी करे, जिसका आपको अच्छा लगे, और बाकी की जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होगी जो रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी है। और इसी को हम कहते हैं डीम टू बी। और इसमें बाकी के प्रोविजन जो है वो लेट आउट वाले लगते हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऑल प्रोविजन
of let out property shall be applied mutatis mutandis। mutatis mutandis तो समझते होंगे ना, लॉ में पढ़ते होंगे। वही एक बार सुना है, दूसरी बार सुन लो बेटा। mutatis mutandis का मतलब होता है एज इट इज, जैसे लेट आउट में लगते हैं वैसे यहां पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो लॉ हमें भी आता बेटा, उसके लिए पढ़ा दिया बस मैंने, इंप्रेशन मारने के लिए। तो बेटे यहां पे एक्चुअल रेंट लेंगे हम 12 महीने का, एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे 12 महीने का, और इनमें हम लेंगे हायर दोनों में, और हायर में से लॉस माइनस कर देंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। टोटल हम, अच्छा अगर यहां पे देखें ना, आपने तो 4 केस कवर कर लिए, 1, 2, 3 और 4th ये रहा डीम टू बी लेट आउट, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही 2 हो गए। अच्छा इसमें मैं बिजनेस ऑक्यूपाइड नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बिजनेस ऑक्यूपाइड पर तो ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको नहीं लिखवाऊंगा मैं, ऑल दो मैंने कॉन्सेप्ट में लिखवाया था। अभी मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही पढ़ा रहा हूं, वो एक साथ आ नहीं सकता था एक जगह पर, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फर्दर और 3 पार्ट्स में बांटते हैं हम। 4th नंबर याद होगा आपको, पार्ट ऑफ ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद है या नहीं? नहीं याद है तो सुन लो। यहां पर एक्चुअल रेंट लेंगे लेट आउट पीरियड का, और एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे पूरे 12 महीने का। जनरली एक्सपेक्टेड रेंट ही अधिक आएगा, बट गवर्नमेंट किसी प्रकार का चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सीधे सीधे लॉ ये नहीं बनाया जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, रेदर फिर भी एक्चुअल रेंट को कंपैरिजन में रखा। सब लोग जानते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड रेंट अधिक आएगा, बट एक्चुअल रेंट कंपैरिजन में इसलिए रखा कि हो सकता है कि जितने महीने का रेंट मिला है वो रेंट 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से अधिक हो, तो गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करना चाहती किसी केस में। तो यहां पर जो एक्चुअल रेंट लेंगे ओनली फॉर लेट आउट पीरियड। नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट, ये लेंगे हम पूरे वर्ष का। इन दोनों में हायर लेंगे, जो हायर ऑफ अबव होगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इज इट फाइन? बोलो बच्चों, हायर ऑफ अबव जो होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद 5 नंबर पर मल्टीपल यूज देखने जा रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग के मल्टीपल यूज हो, मल्टीपल यूज ऑफ बिल्डिंग। एक बच्चा क्वेरी करता है जी, एक घर दिया हुआ है उसमें 2 यूनिट है, एक जगह वो खुद रहता है, एक जगह लेट आउट है। भाई मैंने बताया था, शायद क्लास उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। जब कुछ दिया हुआ नहीं तो हम उनको 2 अलग अलग घर मानेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेंगे कि घर के पेपर 1 है या 2 हैं, और उसमें भी दिखाना चाहो लेट आउट तो कोई रोक थोड़ी लेगा आपको, दिखाओ इनकम पे टैक्स दो, ठीक है ना, इनकम पे टैक्स दो। तो बार बार जो कंफ्यूज होना है वो होना छोड़ दो बेटे। अब आप ये थोड़ी जबरदस्ती कि हमको नहीं कंफ्यूज, आज हम कंफ्यूज नहीं हुए, आज हम जबरदस्ती होते हैं, जबकि तुमको मालूम है वो बात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम खुद नहीं निकाल सकते, तुम खुद कंफर्म हो नहीं यार, फिर भी चलो पूछ लेते एक बार।
ये बात बहुत अच्छी बात है आपकी, मगर कभी कभी आपको नुकसान देगी, टाइम वेस्ट करेगी, अननेसेसरी आपको डाउट क्रिएट करेगी। अच्छी कब है? जब आपको लगे वाकई में बहुत ज्यादा डाउट हो जाए या आपके आंसर गलत आ रहे हो, तो फिर वहां कंफर्म करना अच्छा है टीचर से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत सीख रहे हैं। ठीक है, मगर अगर नोट्स में भी मिल जाए लिखी हुई, आंसर भी सेम आ रहे हैं, फिर कंफ्यूज नहीं होना बेटे। मान लो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये लेट आउट है और ये बिजनेस ऑक्यूपाइड है, तो मैंने बता रखा है ना इनकी जीएबी क्या होगी। फिर बताओ इसकी जीएबी क्या होगी? यहां पे नील, यहां पर एक्चुअल रेंट और अच्छा सर, अब जैसे जैसे ये लिखवाया मैंने, अब इसी में आपके दिमाग में क्वेरी आ जाए कि सर जी ये जो लेट आउट वाला पोर्शन है ये पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है, तो पहले बता चुका हूं वो लॉ लगेगा। इस घर को हम मानी अलग एंटिटी रहे और इस पर नॉट एप्लीकेबल, ये आउट ऑफ सेक्शन 22 है। बोलो बेटा अगर समझ में आ गई हो बात, पक्का? चलो एक काम करते हैं, इसको ना 3 की जगह 4 पार्ट्स में बांट लेते हैं। ये लिखते हैं हम पार्ट ऑफ ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ ईयर वेकेंट। ये वाली जो केस है ना 5 नंबर 6 नंबर, ये कोर्स में नहीं है बेटे, ये हमने अपनी तरफ से क्रिएट किए हैं। किसी को इस पर ऑब्जेक्शन करने का पूरा अधिकार है, एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में आंसर भी वैसे ही निकाला जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। यहां पर जो आप एक्चुअल रेंट लेंगे वो लेंगे आप लेट आउट पीरियड का और वैकेंसी पीरियड का। कौन कौन से पीरियड का? लेट आउट प्लस वैकेंसी, जितने दिन घर खाली पड़ा रहा उस पीरियड का लेंगे। नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे होल ईयर का। अब बच्चे ने होल ईयर में याद कर लिया, देखो कैसे प्रॉब्लम आती है बच्चे को। होल ईयर में याद कर लिया 12 महीने, बिल्कुल ठीक याद किया। अब एग्जाम में लिखा हुआ था कि मिस्टर ए एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन 1 जून 2021। अब वहां पे होल ईयर का मतलब क्या होगा? 1 जून से ही तो काउंट होगा, अप्रैल में उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वहां पे होल ईयर का मतलब 10 महीने हो जाएगा। अब स्टूडेंट कहने लगे आपने नहीं बताया, तो भाई कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है, वो थोड़ी खरीद के मैं तुमको दूंगा, वो मैं गिफ्ट में नहीं दे पाऊंगा। कॉमन सेंस इतनी भी कॉमन नहीं है कि हर कोई उसको एक्वायर कर ले, उसके लिए थोड़ा तो बुद्धि का यूज करना है हमको। मगर ये कंफ्यूजन आती है बच्चों को, ऐसी कंफ्यूजन आती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। तो रटना, हर जगह रटना भी ठीक बात नहीं है, कहीं कहीं दिमाग लगाना है हमको। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बेटे। इन दोनों में से क्या देख लेंगे बेटे हम? हायर ऑफ क्या? अबव। इसमें से लॉस माइनस करेंगे। अच्छा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी में हमेशा ही देख लिया करो कितने महीने प्रॉपर्टी वेकेंट रही और एक्चुअल रेंट क्या था। ये आ गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इज इट फाइन? एक मैंने अलग से कॉन्सेप्ट लिखवाया था, कॉन्सेप्ट नंबर 8, मगर मैं यहीं पर कवर कर रहा हूं उसको, अनरियलाइज रेंट वाला। मैं अनरियलाइज रेंट को यहीं कवर कर रहा हूं। और अनरियलाइज रेंट बेटे वो होता है जहां पर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, और वो 3 कंडीशन आपको दी होती है रूल नंबर 4 में, जिसमें से एक कंडीशन है डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी को खाली कर दे, या आपने उससे प्रॉपर्टी को वेकेंट कराने के लिए लीगल एक्शन ले लिया हो। नंबर 2,
डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास आपकी और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन में नहीं होनी चाहिए, उसको किराए पर आपने और कोई प्रॉपर्टी ना दी हो। और थर्ड है कि आप रिकवरी ऑफ रेंट के लिए भी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लें, या फिर ये हो इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि रिकवरी ऑफ रेंट के लिए लीगल एक्शन लेना वर्थलेस होगा। अगर तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो जाए तो उस रेंट को अनरियलाइज रेंट कहते हैं। और अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। जो भी आपका एक्चुअल रेंट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे आप? अनरियलाइज रेंट। ये जैसे ही आप माइनस करेंगे तो इसको बोलेंगे नंबर 1 नेट एक्चुअल रेंट। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से। दोनों में जो हायर होगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उम्मीद करता हूं मैं नोट समझ पाए आप। अच्छा, इन नोट से आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे आपस में, एक साथ आ जाएगा ना बेटा। इसके बाद था हमने पढ़ा था रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव, है ना। हो सकता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी नंबरिंग अलग हो और समरी की थोड़ी बहुत नंबरिंग अलग हो जाए, ये पॉसिबल है इस चैप्टर में। सेक्शन इसके बाद हमने पढ़ा 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट जो था वो आपको वापस मिल गया, या एक होता है एरियर्स ऑफ रेंट जिसमें बैक डेट से रेंट को इंक्रीज करके पेमेंट की जाती है टेनेंट द्वारा टू लैंडलॉर्ड। दोनों ही चीजें टैक्सेबल होंगी अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और उस हेड में ईयर में टैक्सेबल होंगी जिस ईयर में ये पैसा आपको मिलेगा। इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। अनरियलाइज रेंट हुआ 2 लाख का, आपको डिडक्शन विडक्शन मिल गई इसकी। 2 साल के बाद डिफॉल्टिंग टेनेंट आया और आपसे बोला कि मैं आपके 2 लाख रुपए देना चाहता हूं, मार्च के महीने में आया, मगर पैसे देके गया आपके अप्रैल में 10 दिन बाद। 25 मार्च को आया और 5 अप्रैल को पैसे देके गया। तो बताओ ये इनकम मार्च में जो एंड हुआ है प्रीवियस ईयर उसमें काउंट होगी, या अप्रैल से जो नया ईयर शुरू हुआ उसमें काउंट होगी? अप्रैल और मार्च में 10 दिन का अंतर नहीं है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का अंतर होता है। इन बातों का ख्याल रखेंगे इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। और इसमें 30% हमको और क्या मिलेगी? डिडक्शन। लिखो बेटे, एंड 30% ऑफ recovered amount is allowed under section 24 clause A as स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी मिलेगी। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा को ऑनरशिप का, जिसमें हमने पढ़ा 2 या 2 से ज्यादा ऑनर हो तो क्या होगा। उसका सेक्शन था 26, टॉपिक का नाम था को ऑनरशिप। आप इसको ज्वाइंट ऑनर भी कह सकते हैं, जब एक प्रॉपर्टी के 2 या उससे अधिक ऑनर हो। 2 और मोर owners of a house property। तो लिखिएगा इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? जितनी भी टोटल इनकम आएगी ना हाउस प्रॉपर्टी में, पहले वो कैलकुलेट कर लो, और फिर जो को ओनर है उनकी जो भी ऑनरशिप का शेयरिंग है, रेशो है, उस रेशो में बांट दो, बस।
as per their share in income of हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इसके पास 40% शेयर है, इसके पास 50% शेयर है, इसके पास 10% शेयर है। ये तीनों को ओनर हैं, आर को ओनर ऑफ ए हाउस। In this case, income from house property is taxable in hands of A, B and ए के हैंड में कितनी टैक्सेबल होगी इनकम? 40%, बी के लिए 50%, सी के लिए 10%। और अगर इनकी ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन तीनों को मिलाकर मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? अलग अलग। ए के लिए 2 लाख अलग होगी, बी के लिए 2 लाख की लिमिट अलग होगी, सी के लिए 2 लाख की लिमिट अलग होगी। ये सब मैं पॉइंट्स बेटे आपको बता चुका हूं ऑलरेडी चैप्टर कराते समय। लिखिएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन of ₹2 lakh or ₹30,000 is to be available, for each co-owner सेपरेटली। हर एक कॉर्नर के लिए कैसे होगी ये? अलग अलग। कितने पेजेस लग गए हैं आपके बैक टू बैक इसमें अभी तक? बैक टू बैक 3। कॉन्सेप्ट नंबर 8 ये हम चार्जिंग सेक्शन देखने जा रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट नहीं डालते, पॉइंट नंबर 8 डालते हैं। वो फिर आप मैच करेंगे तो हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए तो आप परेशान होंगे। चार्जिंग सेक्शन 22, इसमें बेटे हमने पढ़ा कि जो रेंटल इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, और लैंड जो हाउस प्रॉपर्टी से अटैच्ड है और वो उसी किराएदार को किराए पर दी जाए जिसको प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, तो प्रॉपर्टी और लैंड से दोनों से मिलने वाला किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर होता है। दूसरी कंडीशन थी कि जो असेसी है वो प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। असेसी मस्ट बी या तो ऑनर हो, या फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा डीम्ड ऑनर अंडर सेक्शन 27, वो हो, या फिर को ओनर हो। किसी भी प्रकार से ओनर हो तभी उसके हैंड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, रेंटल इनकम क्लब होगी। और अगर आप ऑनर नहीं है, लैंडलॉर्ड हैं, वो टेनेंट हैं, और आप प्रॉपर्टी को फर्दर किराए पर दे देते हैं, तो उससे मिलने वाला किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने अदर सोर्स में भी स्टडी करना है। पॉइंट नंबर 9, एक टॉपिक हमने पढ़ा इसके अंदर, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट में हमने 2 केसेस पढ़े। इसके लिए भी कंपोजिट रेंट के लिए कोई सेक्शन नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एक सर्कुलर है, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड के लिए ऐसे इसके लिए।
इसका हमने फर्स्ट केस ये पढ़ा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ सर्विसेज भी किराए पर दी जाए, जैसे कि लिफ्ट, सिक्योरिटी, ऐसी चीजें भी किराए पर दी जाएं, तो जितना भी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, और जो सर्विसेज का किराया है वो अदर सोर्स में या पीजीबीपी में से किसी एक में आप टैक्सेबल कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं रेंट एट्रीब्यूटेबल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष का रेंट 5 लाख रुपए है, जिसमें से 4,50,000 हाउस प्रॉपर्टी का है, तो 4,50,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो 50,000 का किराया है वो रेंट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विसेज है, वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, टैक्सेबल अंडर हेड, या तो आईओएस ले लो अदर सोर्स, और या फिर पीजीबीपी, दोनों में से किसी एक में टैक्सेबल कर सकते हो आप। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज ना दी जाएं, रेदर एसेट्स किराए पर दी जाएं, फिर आपको देखना है कि जो एसेट्स किराए पर दी जा रही हैं, क्या किराएदार बिना एसेट्स के भी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए तैयार है। जैसे हम और आप एक घर ढूंढते हैं रहने के लिए किराए पर, वहां पे एसेट्स मिल जाए, ठीक नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बट अगर एक होटल में हम ठहरने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने गए वेकेशंस पर, होटल में कमरा चाहिए, तो वहां एसेट्स होना मस्ट है, यानी कि वहां बिना एसेट्स के हम किराए पर वहां रूम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसे कहते हैं इनसेपरेबल लेटिंग। और जहां बिना एसेट्स के और फैसिलिटीज के हम घर को किराए पर लेने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि हम खुद अरेंजमेंट कर लेंगे वहां पर एसेट्स का, उसको हम सेपरेबल लेटिंग कहते हैं। तो 2 तरह की लेटिंग है, एक इनसेपरेबल लेटिंग और एक है सेपरेबल लेटिंग। इनसेपरेबल जैसे एग्जाम्पल होटल रूम, बैंक्वेट हॉल। अब बैंक्वेट हॉल में दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए चक्के वाली कुर्सी चाहिए वहां पे, नहीं तो दूल्हा कहेगा गजब बेइज्जती है, सुना है ना वो डायलॉग, है ना, एक पंचायत वेब सीरीज में है ना, तो वहां पे पूरी फैसिलिटीज ही नहीं थी। और सेपरेबल लेटिंग क्या है, हाउस फॉर ड्वेलिंग पर्पस, है ना, रहने के लिए घर चाहिए। तो जो इनसेपरेबल लेटिंग है वहां टोटल रेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी और अदर सोर्स। यहां पे क्या होगा, जो रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो रेंट अगर हम एसेट्स मिल रही है हमको और उसके लिए दे रहे हैं हम एसेट्स के लिए रेंट, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी और अदर सोर्स। क्लियर है। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं एक पेज के, उनको और टेकअप कर लेते हैं, खास तौर पर डीम्ड ऑनरशिप। 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 10,
सेक्शन 27 डीम्ड ऑनरशिप। लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका स्टडी करा कि अगर कोई अपना इंडिविजुअल अपने स्पाउस को, जो लाइफ पार्टनर होता है, या माइनर सन को, सर माइनर चाइल्ड लिखा था, सुन ले बेटा पहले आप, माइनर सन या माइनर अनमैरिड डॉटर, क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर को अगर वो प्रॉपर्टी देगा तो डीम्ड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स अ हाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, किस किस को, स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, या माइनर मैरिड डॉटर को, अनमैरिड डॉटर को, और विदाउट एग्रीमेंट ऑफ लिविंग अपार्ट। ये एग्रीमेंट किसके साथ होता है, बच्चों के साथ या स्पाउस के साथ? तो ये वाला पॉइंट अब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपके खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भाई तलाक किसको देते हैं, डिवोर्स किसके साथ होता है। किसी बच्चों के साथ भी लग सकता है ये पॉइंट, बच्चा क्वेरी कर, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं लगता भाई। सर आपने और लिख दिया है, तो ये तो समझाने के लिए लिख देता हूं बेटा मैं, तुम तो फिर भी पूछ सकता है कोई बच्चा। इंडिविजुअल में स्पाउस आएगा। स्पाउस किसकी होती है, पूरे घर वालों की? देखो बेटा, मैं मेरे जबान पे शब्द आ रहा है, तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं तुमको, मैं बोलूंगा नहीं, तुम समझ गए हो ना बेटा? बेटे समझ गए ना? अबे स्पाउस में जाहिल इंडिविजुअल ही तो आएगा। एक आदमी की एक लेडी से ही तो भाई शादी होती है, बदतमीज। समझ गया तू? देन बेटे सिर का दर्द कहीं और हो रहा है तेरे। देन सच इंडिविजुअल, उसको सिर में नहीं कहते बेटे दर्द। मेरे पास गैस की दवाई है बेटे, इस डीम्ड ऑनर, जो दिमाग में चढ़ता है ना गैस, तो हम ऐसी ही बातें करते हैं बेटे। जिम्मेदारी कहीं और से निभाना चाह रहे हो तुम। देन इंडिविजुअल, ठीक है, इज डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, याद है? इस होल्डर को हम क्या कहेंगे? और इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है वो एसेट्स जिनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना? प्रॉपर्टी which cannot be legally divided, मतलब जहां पे अंबुजा सीमेंट की दीवार नहीं बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल HUF की प्रॉपर्टी, ये भी आता है इसमें एक एग्जाम्पल। HUF की प्रॉपर्टी को, ठीक है, जब तक पार्टीशन ना हो जाए लीगली डिवाइड, और एक बार पार्टीशन हो गया तो फिर कोई फेविकॉल नहीं बना के जुड़ जाए वो, ठीक है। तो जब तक वो एक है तो उसको कहते हैं इम्पार्टिबल एस्टेट। ऑल्दो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय यहाँ राजा साहब का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। नंबर 3, मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसे हम कहते हैं डीम्ड ओनरशिप।
याद है ना ये मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां पे ऑनर नहीं बनाया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एग्जाम्पल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हो सकता है यू से उल्टा बनाते हो वो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी थ्रू पोजीशन, याद है कि अगर आपको पोजीशन मिल गई तो आप उसी दिन से उस घर के क्या कहलाएंगे, ऑन डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। पोजीशन का मतलब है आपका ताला चाबी लग गया है। और 5 नंबर था इसके अंदर लीज्ड प्रॉपर्टी। लीज प्रॉपर्टी के आप डीम्ड ऑनर तभी कहलाएंगे जब जो लीज पीरियड है वो कम से कम कितने से ज्यादा का हो, 12 साल से अधिक हो, और प्लस जो किराया दिया जाए उसका जो पीरियड है रेंटल पीरियड, ये तो 12 साल से ज्यादा या 12 साल के बराबर हो, और यहां पर 12 मंथ से ज्यादा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो लेसी जो होता है, कौन बेटा, लस्सी, ठीक है। लेसी होता है जिसने प्रॉपर्टी किराए पर ली है, लेसर बोलते हैं जिसने प्रॉपर्टी किराए पर, लेसी आप बोल सकते हैं एक तरीके से टेनेंट। इसको क्या माना जाएगा, इतने लंबे समय के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड ऑनर। कुछ मिसलीनियस टॉपिक हैं जो मैं पहले लिखवा नहीं पाया आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सुने बेटे, आपके ऊपर आपने जो लोन लिया 20 लाख रुपए का, वो आप हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया, समय पे दे नहीं पाए, इंटरेस्ट हो गया उसके ऊपर 10 लाख रुपए का लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में उसके ऊपर 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हो गया, एसएससी दे नहीं पाया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो बैंक ने क्या किया, जो ओरिजिनल लोन था 20 लाख रुपए, वो तो 20 लाख रुपए रहा, और इंटरेस्ट जो 10 लाख का हो गया था उसको एक नया लोन बना दिया और कहा कि इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दोगे तुम। तो जो ओरिजिनल लोन है 20 लाख का, उस पे जो इंटरेस्ट दोगे उसकी डिडक्शन तो आपको मिलेगी, बट इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट दोगे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है, सिंपल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो लिखिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पूरा चैप्टर हो गया, किसी ने नहीं पूछा, ये थी क्वेरी पूछने वाली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी कोई डिडक्शन, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, जो इकट्ठा हो गया, आप पे नहीं कर पाए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक लोन में, इज कन्वर्टेड इनटू अ लोन, देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन, जो उस लोन पर इंटरेस्ट होगा, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? नो, क्योंकि बेसिकली ये भी इंटरेस्ट पर क्या लग रहा है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कोई अलग अलग बात नहीं, सेम है। अच्छा, आपने पुराना लोन लिया था 14% के रेट पर, 14% के रेट पर, अब एक बैंक ऑफर दे रहा है कि आप उनसे उतना ही लोन ले लो 10% के रेट पर, ताकि आप पुराना लोन लौटा दो। आप फौरन करोगे या नहीं ये काम? 14% पे इंटरेस्ट पे लोन लेकर उन 10% पे लेकर 14% वाला रीपेमेंट कर दोगे, उसको बंद कर दोगे, कितने का रह जाएगा?
तो मेरा 10% वाला रह जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप नए लोन पर इंटरेस्ट दोगे उसकी डायरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो लोन तो बेसिकली कैपिटल ही है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, बट पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले लिया जाए तो उस पर जो इंटरेस्ट दोगे वो तो बेसिकली प्रिंसिपल ही अमाउंट को इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जब तक प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तब तक डिडक्शन मिलेगी। लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन taken to repay existing loan, interest on fresh loan taken to repay existing loan is allowed as deduction under section 24 clause B। अब जैसे मैंने ये लिखवा दिया आपको यहां लिख लेना चाहिए, जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा तब डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट प्रिंसिपल अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद मैंने एक लास्ट पॉइंट पढ़ाया था कि अगर प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया जाए तो क्या होगा। तो पहले 2 वर्षों तक वो प्रॉपर्टी आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कवर नहीं होगी। 2 वर्षों के बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह रहती है तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी के रूल हैं वो मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा पॉइंट होगा ये? 12 नंबर, property held as stock in trade, ठीक है। तो इस केस में जीएवी जो होगी नील होगी अप टू 2 years in which completion certificate ठीक है। टू years onwards provision of section 22 to section 27 shall be applicable on such प्रॉपर्टी। क्लियर है आपको मेरी बात? 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी पर वही रूल लगने लगेंगे जो आपके, ठीक है। यहां पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब आप बताइए कितने आपने पॉइंट्स में चैप्टर कवर किया है, कितने मतलब आपके, हाँ कितने पेजेस हैं? 5। तो यहां पर हम क्लास को रोकते हैं, हमने समरी पूरी कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर के साथ मुलाकात करेंगे। पूरे 1 घंटे में हमने ये सारी समरी कवर कर ली, वो भी लिखकर। खुद पढ़नी हो तो 10 से 15 मिनट, 15 मिनट में एक अच्छा रिवीजन हाउस प्रॉपर्टी का हो सकता है या नहीं? ठीक है।